हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 6 जिसका टाइटल है द सोल्जर, उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 6 जिसका टाइटल है द सोल्जर, उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कह रहा है कि द सोल्जर हैज़ बिन रिटन बाय, यानी कि यह जो पोयम है द सोल्जर वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि द सोल्जर हैज़ बिन रिटन बाय रूपर्ट ब्रुक। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि रूपर्ट ब्रुक होगा। द सोल्जर हैज़ बिन रिटन बाय रूपर्ट ब्रुक, यानी कि यह जो चैप्टर है द सोल्जर वह रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि द सोल्जर इज अ डैश, यानी कि यह जो पोयम है द सोल्जर वह क्या है। तो हम आपको बता दें कि द सोल्जर इज अ सोनेट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि सोनेट होगा। द सोल्जर इज अ सोनेट, यानी कि द सोल्जर एक सोनेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि अ सोनेट इज अ पोयम ऑफ डैश लाइन्स, यानी कि एक सोनेट में किसी कविता की कितनी पंक्तियां होती है। तो हम आपको बता दें कि अ सोनेट इज अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 14 होगा। अ सोनेट इज अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स, यानी कि किसी सोनेट में किसी कविता के 14 पंक्तियां होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि द सोल्डर इज अ डैश पोयम, यानी कि द सोल्डर कैसा पोयम है। तो हम आपको बता दें कि द सोल्डर इज अ पेट्रियोटिक एंड ऑल्सो अ वार पोयम। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि बॉथ होगा। बॉथ से हमारा मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि द सोल्डर इज अ पेट्रियोटिक एंड ऑल्सो अ वार पोयम, यानी कि यह जो पोयम है द सोल्डर वह एक देशभक्ति का और उसके साथ साथ एक युद्ध का भी पोयम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि रूपर्ट ब्रुक वाज बॉर्न ऑन, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं रूपर्ट ब्रुक उनका जन्म कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि रूपर्ट ब्रुक वाज बॉर्न ऑन 1887। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1887 होगा। रूपर्ट ब्रुक वाज बॉर्न ऑन 1887, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं रूपर्ट ब्रुक वह उनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कह रहा है कि रूपर्ट ब्रुक डाइड इन, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं रूपर्ट ब्रुक उनका निधन कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि रूपर्ट ब्रुक डाइड इन 1915, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं रूपर्ट ब्रुक उनका निधन 1915 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1915 होगा। रूपर्ट ब्रुक डाइड इन 1915, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं रूपर्ट ब्रुक उनका निधन 1915 ईस्वी में हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है कि रूपर्ट ब्रुक डाइड एट द एज ऑफ डैश, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं रूपर्ट ब्रुक उनका निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ। तो हम आपको बता दें कि रूपर्ट ब्रुक डाइड एट द एज ऑफ 28। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 28 होगा। यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं रूपर्ट ब्रुक उनका निधन 28 वर्ष की आयु में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है कि रूपर्ट ब्रुक वाज बॉर्न इन अ वेल टू डू डैश फैमिली, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं रूपर्ट ब्रुक उनका जन्म कैसे परिवार में होता है। तो हम आपको बता दें कि रूपर्ट ब्रुक वाज बॉर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि एकेडमिक होगा। यानी कि रूपर्ट ब्रुक वाज बॉर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर है रूपर्ट ब्रुक उनका जन्म एक संपन्न शैक्षणिक परिवार में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है कि रूपर्ट ब्रुक वाज अ डैश, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं रूपर्ट ब्रुक वह क्या थे। तो हम आपको बता दें कि रूपर्ट ब्रुक वाज अ ब्रिटिश पोएट, क्योंकि उनका जो संबंध था वह ब्रिटेन से था।
और वह एक ब्रिटिश सोल्डर थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि रॉबर्ट ब्रुक वाज अ ब्रिटिश पोएट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि ब्रिटिश पोएट होगा। रॉबर्ट ब्रुक वाज अ ब्रिटिश पोएट, यानी कि रॉबर्ट ब्रुक एक इंग्लिश पोएट थे, यानी कि इंग्लैंड के एक पोएट थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी ब्रिटिश पोएट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि रूपर्ट ब्रुक्स फादर वाज अ हाउस मास्टर एट डैश, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं रूपर्ट ब्रुक, उनके पिता जो थे वह कहाँ के हाउस मास्टर थे। तो हम आपको बता दें कि रूपर्ट ब्रुक्स फादर वाज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि रग्बी स्कूल होगा। रूपर्ट ब्रुक्स फादर वाज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं रूपर्ट ब्रुक, उनके पिता रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि रग्बी स्कूल होगा। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है कि रूपर्ट ब्रुक एजुकेटेड एट किंग्स कॉलेज डैश, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर है रूपर्ट ब्रुक, उन्होंने अपने शिक्षा की प्राप्ति कहाँ से की। तो हम आपको बता दें कि रूपर्ट ब्रुक एजुकेटेड एट किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि कैम्ब्रिज होगा। रूपर्ट ब्रुक एजुकेटेड एट किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर है रूपर्ट ब्रुक, उन्होंने अपने शिक्षा की प्राप्ति कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहा है कि W.B. इट्स वाज अ फेमस डैश, यानी कि इस चैप्टर में एक पर्सन का नाम लिया गया है जिनका नाम W.B. इट्स था। तो इस यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि वह क्या थे। तो हम आपको बता दें कि W.B. इट्स वाज अ फेमस पोएट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि पोएट होगा। W.B. इट्स वाज अ फेमस पोएट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि पोएट होगा। W.B. इट्स वाज अ फेमस पोएट, यानी कि W.B. इट्स एक प्रसिद्ध कवि थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कह रहा है कि हु डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रुक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर है रूपर्ट ब्रुक, उनको उनका वर्णन किसने अंग्रेज इंग्लैंड का सबसे सुंदरतम युवक के रूप में किया। तो हम आपको बता दें कि W.B. इट्स डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रुक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि W.B. इट्स होगा। यानी कि W.B. इट्स ने रूपर्ट ब्रुक जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उन्हें इंग्लैंड का सबसे सुंदरतम युवक के रूप में वर्णन किया था। W.B. इट्स जो कि एक फेमस पोएट हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि W.B. इट्स होगा। W.B. इट्स डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रुक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी कि W.B. इट्स ने इस चैप्टर के ऑथर रूपर्ट ब्रुक का वर्णन इंग्लैंड के सुंदरतम युवक के रूप में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कह रहा है कि रूपर्ट ब्रुक डाइड ऑफ डैश ऑन 20 अप्रैल 1915, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर है रूपर्ट ब्रुक, उनका निधन किस बीमारी के कारण 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को होता है। तो हम आपको बता दें कि रूपर्ट ब्रुक डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया ऑन 20 अप्रैल 1915। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि सेप्टिसीमिया होगा। रूपर्ट ब्रुक डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया ऑन 20 अप्रैल 1915, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं रूपर्ट ब्रुक, उनका निधन 23 अप्रैल 1915 को सेप्टिसीमिया नामक बीमारी हो जाने के कारण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कह रहा है कि रूपर्ट ब्रुक इज रिमेंबर्ड एज अ डैश, यानी कि रूपर्ट ब्रुक जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उन्हें किस रूप में हम याद करते हैं। तो हम आपको बता दें कि रूपर्ट ब्रुक इज रिमेंबर्ड एज अ
वार पोएट। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि वार पोएट होगा। रूपर्ट ब्रुक इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट, यानी कि रूपर्ट ब्रुक को एक युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है या पैट्रियोटिक पोएट यानी कि देशभक्ति का कवि के रूप में याद किया जाता है। तो ऑप्शन के आधार पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि वार पोएट होगा। रूपर्ट ब्रुक इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट, यानी कि रूपर्ट ब्रुक को एक युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कह रहा है कि रूपर्ट ब्रुक इंस्पायर्ड पेट्रियटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस चैप्टर के जो ऑथर है रूपर्ट ब्रुक, वह प्रथम विश्व युद्ध के किस चरण में देशभक्ति से प्रभावित होते हैं या प्रेरित होते हैं। तो हम आपको बता दें कि रूपर्ट ब्रुक इंस्पायर्ड पेट्रियटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि अर्ली होगा। रूपर्ट ब्रुक इंस्पायर्ड पेट्रियटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर है रूपर्ट ब्रुक, वह प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में ही देशभक्ति से प्रेरित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कह रहा है कि रूपर्ट ब्रुक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन डैश सोल्डर, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर है रूपर्ट ब्रुक, वह किस भेष में कविता का वर्णन कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि रूपर्ट ब्रुक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन इंग्लिश सोल्डर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यानी कि इंग्लिश होगा। रूपर्ट ब्रुक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन इंग्लिश सोल्डर, यानी कि इस चैप्टर का वर्णन, इस चैप्टर के ऑथर रूपर्ट ब्रुक एक अंग्रेजी सैनिक के भेष में कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है कि रूपर्ट ब्रुक प्रेजेस डैश, यानी कि रूपर्ट ब्रुक ने किसकी प्रशंसा की है ऑप्शन के आधार पर। तो हम आपको बता दें कि अगर ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो रूपर्ट ब्रुक प्रेजेस इंग्लैंड। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि इंग्लैंड होगा। रूपर्ट ब्रुक प्रेजेस इंग्लैंड, यानी कि रूपर्ट ब्रुक जो इस चैप्टर के ऑथर हैं उन्होंने इंग्लैंड की प्रशंसा की है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन के आधार पर अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि इंग्लैंड होगा। रूपर्ट ब्रुक प्रेजेस इंग्लैंड, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर है रूपर्ट ब्रुक, उन्होंने इंग्लैंड की प्रशंसा की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कह रहा है कि द सोल्डर डील्स विथ, यानी कि यह जो चैप्टर है द सोल्डर वह किसके साथ डील कर रहा है या किसका वर्णन कर रहा है। तो हम आपको बता दें द सोल्डर डील्स विथ इंग्लैंड। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि इंग्लैंड होगा। द सोल्डर डील्स विथ इंग्लैंड, यानी कि यह जो पोयम है द सोल्डर वह एक इंग्लैंड का वर्णन कर रहा है, इंग्लैंड सोल्डर का वर्णन कर रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि इंग्लैंड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहा है कि इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज टेकन फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 में एक लाइन दिया गया है। लाइन कह रहा है इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी। तो यह लाइन किसके कहाँ से लिया गया है, यानी कि किस पोएम से लिया गया है। तो अभी हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 6 जिसका टाइटल है द सोल्डर, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि द सोल्डर होगा। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज टेकन फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 में जो लाइन दिया गया है इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी, यह जो लाइन है वह द सोल्डर से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि द सोल्डर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहा है कि द टर्म कॉन्सील्ड स्टैंड्स फॉर डैश इन द सोल्डर, यानी कि इस चैप्टर में एक टर्म आया है जहां एक वर्ड कॉन्सील्ड का यूज किया गया है, उसका मतलब क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि द टर्म कॉन्सील्ड स्टैंड्स फॉर हिडन इन द सोल्डर।
तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि हिडन होगा। द टर्म कॉन्सील्ड स्टैंड्स फॉर हिडन इन द शोल्डर, यानी कि इस चैप्टर में एक टर्म आया है जहां कॉन्सील्ड शब्द का प्रयोग किया गया। उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है हिडन यानी कि छुपना या छुपा देना। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी हिडन होगा। द टर्म कॉन्सील्ड स्टैंड्स फॉर हिडन इन द शोल्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है कि द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश, यानी कि इस चैप्टर में डस्ट वर्ड का यूज किया गया। डस्ट बोले तो धूल, तो धूल शब्द का प्रयोग इस चैप्टर में किसके लिए किया गया है? तो हम आपको बता दें कि द डस्ट स्टैंड्स फॉर द शोल्डर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि शोल्डर होगा। द डस्ट स्टैंड्स फॉर द शोल्डर, यानी कि इस चैप्टर में डस्ट वर्ड का यूज किया गया है जिसका हिंदी होता है धूल। तो धूल शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह शोल्डर के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि सोल्जर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें कह रहा है कि ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 में एक लाइन दिया गया है। लाइन कह रहा है कि ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। तो यह लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम आपको बता दें कि यह लाइन जो लिया गया है वह चैप्टर 6 द शोल्डर से लिया गया है और उस चैप्टर के ऑथर है रूपर्ट ब्रूक। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि रूपर्ट ब्रूक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कह रहा है कि हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 में भी एक लाइन दिया गया है। लाइन है कि हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। तो यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो हम आपको बता दें कि यह लाइन भी जो लिया गया है वह द शोल्डर से लिया गया है जिसके ऑथर रूपर्ट ब्रूक है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि द शोल्डर होगा। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे, यह एक लाइन है जो कि द शोल्डर से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि द शोल्डर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कह रहा है कि द लाइन इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 में भी एक लाइन दिया गया। लाइन कह रहा है कि इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। तो यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यह लाइन जो लिया गया है वह द शोल्डर से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि द शोल्डर होगा। द लाइन इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम द शोल्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द शोल्डर इंग्लिश हैज़ गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स, यानी कि इस चैप्टर द सोल्जर के अनुसार इंग्लैंड के लोगों ने अपने मातृभूमि को एक फूल दिया है। तो वह जो फूल है वह किसका प्रतीक है? तो हम आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स टू लव। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि टू लव होगा। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स टू लव, यानी कि इस चैप्टर यानी द सोल्जर के अनुसार इंग्लैंड के लोगों ने अपने मातृभूमि को एक प्यार का फूल दिया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि टू लव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कह रहा है कि द प्लेस वेयर द शोल्डर वुड बी वरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि वह जगह जहां सैनिक को दफनाया गया हो तो उसके मृत्यु के बाद ऐसा उस जमीन या उस कोना या जमीन के भाग को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वह
कहाँ का हो गया है। तो हम आपको बता दें कि द प्लेस वेयर द सोल्डर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर हिज डेथ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि इंग्लैंड होगा। द प्लेस वेयर द सोल्डर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर हिज डेथ, यानी कि इस चैप्टर में कहा गया है कि उस स्थान को जहाँ किसी सैनिक के मृत्यु के बाद उसे दफनाया जा रहा है, तो उसकी मृत्यु के बाद यानी दफनाने के बाद ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वह ज़मीन जो है, वह कोना जो है, वह इंग्लैंड का हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें कह रहा है कि द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ, यानी कि इस चैप्टर के जो ऑथर हैं रूपर्ट ब्रूक, वह किससे नहीं डरते हैं। तो हम आपको बता दें कि द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि डेथ होगा। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी कि इस चैप्टर के जो कथावाचक है, स्पीकर है, पोएट है रूपर्ट ब्रूक, वह मृत्यु से नहीं डरते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि द पोएट द सोल्डर इज डिपाइसिटिंग द मिजरीज ऑफ डैश, यानी कि इस पोयम में यानी द सोल्डर में इस पोयम के पोएट जो है रूपर्ट ब्रूक, वह किस चीज़ की दुखी का वर्णन किया, किस चीज़ के दुखी का वर्णन किया है। तो हम आपको बता दें कि द पोएट इन द सोल्डर इज डिपाइसिटिंग द मिजरीज ऑफ वार। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि वार होगा। द पोएट इन द सोल्डर डिपाइसिटिंग द मिजरीज ऑफ वार, यानी कि इस पोयम द सोल्डर में इस पोयम के जो पोएट हैं रूपर्ट ब्रूक, उन्होंने युद्ध की बुरी यादों का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी वार होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 29 की समाप्ति के साथ साथ बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 6 जिसका टाइटल था द सोल्डर, उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 7 जिसका टाइटल है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जो कि एक सोशल पोएम है, उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। जाते जाते हम इतना ही कहेंगे कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करें, अगर वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट में बताएं और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट। धन्यवाद।